मेरी पत्नी के आधे चेहरे पर काला दाग था। वह रूप रंग में साधारण थी, जबकि मैं परिवार का सबसे सुंदर लड़का था। मेरे घरवाले भी उसे ताने देते, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कहती थी। मैंने दूसरी शादी एक सुंदर लड़की से कर ली और उसे घर ले आया। दूसरी पत्नी के कहने पर मैंने पहली पत्नी को घर से निकाल दिया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, बस तुम हमसे दूर चली जाओ। वह दर्द भरी नज़रों से मुझे देखती हुई चली गई। कुछ दिन तो मेरे ऐशो आराम से गुजरे। घर वाले भी आरती की सुंदरता की तारीफ करते थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। आजकल मैं काफ़ी खुश रहने लगा था। हर चीज़ अच्छी महसूस हो रही थी। इसकी वजह यह थी कि मैंने दूसरी शादी कर ली थी। यह शादी मेरे लिए बहुत सुखद साबित हुई थी। मेरा दिल संतुष्ट था और दिमाग को भी सुकून मिला हुआ था। अब मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था। मैं आरती को देखकर जी रहा था और उसकी सुंदरता में खो जाता था। अभी मैं दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। ये कॉल बिल्कुल मेरी जान पहचान का था, इसलिए मैंने तुरंत उठा लिया। फ़ोन पर जो कहा गया उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें थम जाएंगी। कॉल मेरे दफ्तर के सहकर्मी की थी। उसने कहा, विक्रम, आज तुम दफ्तर मत आना, दफ्तर में आग लग गई है और पूरा दफ्तर जलकर राख हो गया है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं खुश था, और अब ये खबर मेरे सहकर्मी ने मुझे दफ्तर ना आने की सलाह दी थी। लेकिन मैंने आरती को सब कुछ बताया और घर से बाहर निकल पड़ा। बस में बैठकर दफ्तर की ओर रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में मुझे वातावरण में जलने की गंध और धुआं महसूस होने लगा। जब मैं वहां पहुंचा तो नज़ारा देखकर मेरे दिल को गहरा सदमा पहुंचा। दफ्तर पूरी तरह तबाह हो चुका था। मेरी खुशियों को जैसे नज़र लग गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। बेहद दुखी मन से मैं घर लौटा। आरती मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने पूछा, सब ठीक है ना? लेकिन मैं उसे क्या बताता। किस्मत का सितारा बस कुछ देर के लिए चमका और फिर बुझ गया। मैंने आरती को सच नहीं बताया और कहा, नहीं, मामूली सी आग लगी थी, कल दफ्तर जाऊंगा, आज बस थोड़ा बहुत काम होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर ही अंदर मैं डरा हुआ था। दफ्तर पूरी तरह जल चुका था। बहुत नुकसान हुआ था। बीमा के बाद भी ये लग रहा था कि मेरी ही नौकरी खतरे में पड़ सकती है। पूरी रात इसी चिंता में सो नहीं पाया था। सुबह होते ही मैं तैयार होकर दफ्तर जाने लगा। घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। नाश्ता किया, लेकिन नाश्ता करने का मन भी नहीं हो रहा था। जब दिल परेशान हो तो किसे खाने को फिक्र होती है। मेरी हालत भी उस वक्त ऐसी ही थी। जैसे ही दफ्तर के पास पहुंचा तो देखा कि सारे कर्मचारी परेशान खड़े थे और उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। मैंने आगे बढ़कर अपने प्रबंधक से कुछ पूछना चाहा। वह खुद भी काफ़ी परेशान दिखाई दिया। उसने मुझे तो बात बताई। बस सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर बम फट गया हो। उसने कहा, कंपनी बर्बाद हो गई है, आप सबको काम से निकाल दिया गया है, केवल प्रबंधक की नौकरी बची है, ताकि अगर कंपनी कहीं और स्थानांतरित हो तो वहाँ प्रबंधक मौजूद रहे, लेकिन बाकी सभी कर्मचारियों को नौकरी से मुक्त कर दिया गया है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये कैसी मुसीबत आ गई थी। अभी तो ज़िंदगी बस शुरू हुई थी और एक तूफान आकर बस कुछ उड़ा ले गया। अभी कुछ देर पहले मैंने आरती, अपनी दूसरी बीवी को खुशखबरी दी थी कि एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मैंने उससे कहा था कि अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन अब ये दुखद खबर मुझे मुँह चिढ़ा रही थी। मैं बेहद उदास और टूटे हुए कदमों से घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जो मंजर देखा वह मेरे लिए और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखने को उम्मीद नहीं थी। मेरी दूसरी बीवी आरती फूट फूट कर रो रही थी। जब मैंने उसे रोने की वजह पूछी तो उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मैंने दोनों हाथों से अपना
सिर पकड़ लिया और सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। तभी मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ और मुझे एक शख्सियत का ख्याल आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले से ही दुखी था, लेकिन जब घर पहुंचा और जो मंजर देखा वह मेरी सोच से परे था। मेरी माँ और मेरी पत्नी आपस में बेतहाशा लड़ रही थीं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही थीं। मैं मानसिक तौर पर पहले ही थका हुआ था और जब उन्हें इस हाल में देखा तो मैं और भी परेशान हो गया। मैंने आगे बढ़कर दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी लड़ाई उतनी इतनी बढ़ती जा रही थी जैसे कोई मुकाबला हो रहा हो। आखिरकार मैंने ज़ोर से चीखकर उन्हें चुप रहने को कहा और बताया कि उनकी इसी लड़ाई के असर से ये हुआ है कि मेरी नौकरी चली गई है। ये सुनकर माँ तो सदमे में आ गई, क्योंकि घर का सारा खर्चा मेरे हाथ में था। लेकिन मेरी पत्नी का रवैया देखकर मैं हैरान रह गया। वह चौंक गई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे? उसने कहा, मैंने आपसे शादी इसलिए तो नहीं की थी। यह कहकर वह बुरी तरह रोने लगी। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया, क्योंकि जो कल तक मेरे प्यार में वारी सदके जाती थी, आज मेरी नौकरी छीनने पर उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। क्या जीवन संगिनी ऐसी होती है या वैसी होती है जैसी वह शख्सियत थी जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी? थकावट और गुस्से में मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद माँ मेरे पास आई और मुझे तसल्ली दी। उन्होंने कहा, अगर सीमा होती तो तुम्हारा भरपूर साथ देती, लेकिन यह आरती है, याद रखना, यह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। आज उसने जिस तरह मेरे सामने जुबान चलाई है, कल वह तुम्हारे सामने भी चलाएगी। तुम्हारी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। रूप के कारण तुम उसे ब्याह कर तो लाए हो, लेकिन यह शादी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। उनकी यह बात सुनकर मैं अंदर तक दहल गया, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, अब आप अपना रवैया ठीक कर लें। वैसे भी सीमा के साथ आपका रवैया कौन सा अच्छा था? मेरी माँ ने मेरी तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखा और उठकर चली गई। यानी यह तय था कि दुख के इस घड़ी में कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। क्या सब लोग सिर्फ अच्छे वक्त के लिए ही मौजूद थे? यह सोचकर मेरे दिल में बवाल सा उठने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे जहन में सीमा का चेहरा उभर आया। वह बेहद दुखी नजर आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि पूरे 1 महीने से मैंने ना तो उससे बात की है और ना ही उसका हाल चाल पूछा है। क्या मैं इतना कठोर हो गया था? इस ख्याल के आते ही मुझे लगा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। आखिरकार वह मेरी पहली पत्नी थी और मैंने उसे अब तक तलाक नहीं दिया था। इसी दौरान आरती अंदर आई। जब मैंने उससे अपना ख्याल जाहिर किया तो वह तुरंत नाराज़ हो गई और कहने लगी, क्या हो गया आपको? इस मुश्किल वक्त में उसे आपके पास आना चाहिए, क्योंकि आप उसके पति हैं, लेकिन वह अपने स्वभाव की वजह से अपने घर बैठी हुई है। आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरती की बात सुनकर ना जाने क्यों मुझे भी लगा कि वह सही कह रही है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आरती ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं अपने भाई से बात करके आपकी नई नौकरी लगवा दूंगी। मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि आरती मेरा साथ तो दे रही है, लेकिन ये महज मेरा ख्याल था। पूरे 2 हफ्ते बीत चुके थे और मुझे अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। नौकरी पाना बच्चों का खेल नहीं था, बल्कि ये एक जान जोखिम का काम था। मेरी किस्मत पर जैसे लकीर ही लग गई थी। पहले चमकी और फिर स्याही में बदल गई। अब आरती मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी और कहने लगी कि घर में राशन के पैसे तक नहीं हैं। उसने तंज भरे लहजे में कहा, अब आप हमें भूखा मारेंगे? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ सा गया। मैंने कहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है, नतीजा तो भगवान के हाथ में है। आरती ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया, ना जाने मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपसे शादी कर ली। मैं अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी अपने घर में गुजार रही थी।
और आपकी बातों में आ गई। शायद मैं आपकी तारीफ़ों की भूखी हो गई थी। अब जब आपने मेरे रूप की तारीफ़ की तो मुझे अच्छा लगने लगा। यही वजह थी कि मैंने आपसे दूसरी शादी करने पर हामी भर दी, वरना आपकी शख्सियत तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं कि आपसे कोई दूसरी शादी करे। उसकी इतनी तल्ख़ बातों ने मेरे दिल को जला दिया। मैं अपनी जगह पत्थर सा हो गया। आरती कैसी स्वभाव की मालिक थी, कभी शुक्रगुजार होती और कभी मुझे बातें सुनाने लगती। क्या मेरी ज़िंदगी में अब यही रह गया था? मेरा दिल इतना टूट चुका था कि मुझ में हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं सीमा से माफ़ी मांग सकूं। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था। घर में रोज़ रोज़ की तकरार से मैं बेहद परेशान हो चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे दुखद और डरावनी रात थी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल और दिमाग हिल जाता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मैं बिल्कुल लाचार और बेबस हो जाऊंगा। लेकिन ज़िंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसका हमें पहले से कोई अंदाज़ा भी नहीं होता है। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मेरी दो बहनें थीं जो शादीशुदा थीं। मैंने केवल मैट्रिक तक की पढ़ाई की और फिर पिताजी की किराने की दुकान संभालने लगा। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और उन्होंने मेरी शादी की फ़िक्र शुरू कर दी थी। हालांकि मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उन्होंने जल्दी शादी करने की ठान ली थी और खुद ही मेरे लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे सुंदरता पसंद है ना, तेरी होने वाली पत्नी वाकई बहुत सुंदर है। उनकी बातों और तारीफ़ों ने मुझे भी शादी का शौक़ दिला दिया। मैंने सोचा कि ज़िंदगी में एक साथी होना चाहिए जिसके साथ अच्छी ज़िंदगी बिताई जा सके। मेरी शादी में बस 10 दिन बाकी थे कि अचानक एक खबर ने मुझे हिला दिया। मेरी मंगेतर, जिसका नाम सीमा था और जो बेहद सुंदर थी, उसके घर में आग लगने की वजह से उसका आधा चेहरा जल गया और उस पर गहरे निशान पड़ गए। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे परिवार और रिश्तेदारों ने मुझे मंगनी तोड़ने की सलाह दी। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझ पर सख्त दबाव डाला कि किसी की बेटी को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। उनके कहने पर मैंने समाज के सामने खड़ा होकर ऐलान किया कि मैं उसे हर हाल में अपनाऊंगा। उस समय मेरी उम्र और हालात ऐसे थे कि मुझे अपनी वाह वाह सुनने का शौक़ था। मुझे लगा कि इस फैसले से मुझे इज्जत और सराहना मिलेगी। आखिरकार मेरी उससे शादी हो गई, लेकिन शादी की पहली रात ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। जब मैंने सीमा का चेहरा देखा तो मैं भीतर से सहम गया। उसने अपना आधा चेहरा घूंघट में छुपा रखा था, लेकिन जब मैंने उसका घूंघट हटाया तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की यह रात सबसे काली रात है। मैंने कैसे उस लड़की से शादी करने के लिए हामी भरी। वह मुझसे प्रेम करती थी और बहुत सुंदर भी थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वह सभी घर वालों की सेवा करती थी, हर एक को वक्त पर खाना मिलता, घर की सफाई हो जाती और इसके अलावा भी वह बिना कहे घर की बहुत सी ज़रूरी चीज़ें पूरी कर देती। यहाँ तक कि वह मेरी भी बहुत सेवा करती थी। जब भी मैं काम से घर लौटता था तो वह मेरे पैर दबाने लगती और कहती, आप थक गए होंगे। साथ ही वह मेरे लिए दूध गर्म करके लाती, खाना गर्म करती और खुशगवार माहौल में बातें करते हुए मेरे साथ खाना खाती। लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी गिरह पड़ गई थी। उसकी तारीफ तो सब करते, लेकिन मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया। शुरू के दिनों में वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हालांकि उसके चेहरे पर दाग था, मगर लोगों की बातों ने मेरा जीना हराम कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही वह मेरे दिल से उतर गई। मैं उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता था, ना ही जो ढंग से बात करता, लेकिन वह सब्र की मूरत बनी मेरे साथ लगी रहती और मेरा ख्याल रखती। जब मैं शाम को घर लौटता तो वह हर तरह से मेरी सेवा करती। रात को देर तक मेरे पैर दबाती और कहती, आप थक गए होंगे, मैं आपको आराम पहुंचाती हूँ। लेकिन उसकी आधी जली हुई शक्ल देखकर मुझे उससे नफरत होने लगी। माँ भी अब उसे देखकर ताने देने लगी। सिर्फ मेरे पिताजी ही वह शख्स थे जो उससे प्यार से पेश आते थे।
लेकिन उनके प्यार के बावजूद वह किसी को पलट कर जवाब नहीं देती और हमेशा घर का सुकून बनाए रखने की कोशिश करती। हालांकि जब भी मैं घर में होता या काम से लौटता, माँ हर वक्त उस पर तंज कसती रहती, लेकिन वह ना जाने किस मिट्टी की बनी थी, सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। मेरी उससे कोई संतान भी नहीं हो रही थी। लाख कोशिश के बावजूद मेरा मन नहीं करता था कि मैं उसके पास जाऊं। कहीं मेरे मन के किसी कोने में यह डर था कि अगर मेरी संतान भी ऐसी ही पैदा हुई तो मैं क्या करूँगा। फिलहाल सब कुछ मेरे पक्ष में था और संतान होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। एक दिन सीमा से एक मामूली गलती हो गई और मैंने उसे इतनी बड़ी सज़ा दी कि वह टूट कर बिखर गई। मैं मन ही मन उससे नफरत करता था और बार बार उसके आधे जले चेहरे पर ताने देता था, लेकिन मैंने उससे इस तरह का व्यवहार पहले कभी नहीं किया था। वह मेरे कपड़े ठीक कर रही थी और मेरी सबसे पसंदीदा शर्ट पर जैसे ही इस्त्री रखी वह जल गई। अब वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि इससे पहले उससे कभी ऐसी गलती नहीं हुई थी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। फौरन आगे बढ़कर मैंने गर्म इस्त्री उठाई और उसके हाथ पर रख दी। सख्त गर्म इस्त्री ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी, लेकिन उस बेचारी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना सारा दर्द सहन किया और तुरंत स्नान घर की ओर गई ताकि पानी डालकर थोड़ा आराम पा सके। रात को जब पिताजी घर आए और उसने उन्हें चाय दी तो उन्होंने उसका हाथ देखकर मुझसे पूछा कि ये कैसे हुआ। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि पिताजी समझ चुके थे कि वह जल गई है। जब उन्हें ये असलियत का पता चला तो वे बहुत गुस्से में आ गए और मुझे एक थप्पड़ भी लगा दिया। यहीं से वह मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गई और मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ भी मैंने उसके चेहरे पर का बहाना इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि शादी के 2 साल हो गए हैं और अब तक हमारी संतान नहीं हुई। मैंने कह दिया कि मैं दूसरी शादी करूँगा। पिताजी ने यह सुना तो साफ साफ कह दिया कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि तुम बहाना बना रहे हो, शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं था। इसी दौरान मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उसके सबसे बड़े समर्थक इस घर में चले गए। अब मुझे पूरी छूट मिल गई कि मैं उसके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार करूँ। पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने माँ से कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। माँ ने भी मेरी पूरी तरह समर्थन किया और उन्होंने सीमा से साफ साफ कह दिया, अब हमें माफ़ करो और इस घर से चली जाओ। अगर नहीं जाती हो तो पहले की तरह बहू की सी ज़िंदगी गुजारो और हमारी सेवा करो। शुक्र करो कि तुम्हें ऐसा घराना मिला जहाँ 2 वक्त की रोटी मिल रही है। इसके बदले में थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा। उस दिन मैंने देखा कि उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। शायद हमारी बातों का असर था, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ धैर्य दिखाई दे रहा था और शायद इसी धैर्य ने हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी कर दी। मैंने माँ को नई लड़की ढूंढने के लिए कह दिया। ठीक 2 हफ्ते बाद मैंने उन्हें खुद ही बता दिया कि मैं अपने कार्यालय की लड़की आरती से शादी करूँगा। वह बहुत खूबसूरत है और ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे शादी के लिए तैयार है। यह सुनते ही सीमा पहली बार मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरी अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता। इस पर गुस्से में आकर मैंने उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ लगा दिए और कहा, ये मेरी ज़िंदगी है और मेरे फैसले हैं। मेरी ज़िंदगी के फैसले करने वाली तुम कौन होती हो? उसके बाद से वह कभी मेरे सामने खड़ी नहीं हुई, ना ही कभी अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। बस जैसा मैं कहता वैसा करती चली जाती।
कभी कभी तो मैं उसकी सहनशीलता से भी बेजार हो जाता। सच तो यह है कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। मेरे साथ भी यही मामला था। आरती को मैंने ब्याह कर अपने घर लाया। वह बहुत ही सुंदर थी और मेरे साथ उसकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी। यहाँ तक कि मैं खुद अपने ख़ानदान का सबसे हसीन लड़का था। लेकिन सीमा मेरे नसीब में लिखी गई थी। फिर मैंने अपना नसीब बदला और अपनी ज़िंदगी में आरती को ले आया। आरती ने खुले दिल से यह स्वीकार कर लिया कि वह सीमा के साथ गुजारा कर लेगी। वैसे भी उसे मेरी बातों से ये पता चल गया था कि सीमा एक धैर्यवान लड़की है। लेकिन जल्द ही आरती का सब्र ख़त्म हो गया और उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि सीमा के इस घर में अब कोई जगह नहीं है। उसने मुझसे कहा, तुम उसे तलाक दे दो। जब आरती ने ये कहा तो सीमा मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, आप मुझे तलाक मत दीजिए। मैं कहाँ जाऊँगी? इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मेरे पिताजी का पहले ही देहांत हो चुका है और माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी ये बात सुनकर ना जाने क्यों मेरे दिल में थोड़ा सा रहम जाग गया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन इस घर में तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें किराए का मकान लेकर देता हूँ। उसमें तुम रहो और जैसी ज़िंदगी चाहो वैसी गुजारो। मैं कभी कभी तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। उस दिन उसने जो नज़र मुझ पर डाली वह नज़रें मुझे आज भी याद हैं। उसकी नज़रें आज भी मुझे अपने शरीर पर चुभती हुई महसूस होती हैं। उसने बेहद दर्दनाक नज़रों से मेरी ओर देखा और खामोशी से अपने कमरे में जाकर अपना सामान समेटने लगी। मैं और आरती हॉल में बैठे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और खूब हंसी मजाक कर रहे थे। इसी दौरान वह कमरे से निकली। सूटकेस उसके हाथ में था। वह मुझसे कहने लगी, मुझे जहाँ छोड़ना चाहते हैं वहाँ छोड़ आइए, लेकिन यह याद रखिएगा कि पलट कर आपको मेरे पास ही आना है। उसकी यह बात सुनकर मैंने और आरती ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। मैंने गुस्से के साथ उससे कहा, मैं तुम्हारे पास भला क्यों आऊँगा? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारा आधा चेहरा जला हुआ है। तुम्हारे पास संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है और रूप सौंदर्य तो तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरा। आरती की मौजूदगी में मैंने जब उससे इतनी बातें सुनाई तब पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते हुए देखे। उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बाहर निकल गई। मैंने आरती से कहा, मैं इसे ठिकाने लगा कर आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। आज रात हम बाहर खाना खाने जाएंगे। मैं बाहर आया और आरती के कहने पर जो किराए का मकान लिया था उसे वहाँ छोड़ आया। पलट कर देखा भी नहीं। उसने भी मुझसे कोई बात नहीं की। उसे वहाँ छोड़कर मुझे लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिखाया है और मेरे कंधों से मानो बोझ उतर गया हूँ। अब जिंदगी पहले से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी। मुझे सीमा की कोई फिक्र नहीं रही। उसे मैंने एक जगह छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ तलाक नहीं दिया था, लेकिन सारे रिश्तों को तोड़ने का काम कर चुका था। जिंदगी अब बहुत सुखद लगने लगी। आरती के साथ जीवन के सुनहरे दिन शुरू हो गए। अब मैं खुद को कोसने लगा कि मैंने ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया और 2 साल क्यों बर्बाद किया। लेकिन विधि मुझे जल्द ही ये दिखाने वाली थी कि क्या सही था और क्या गलत। मैंने किस पर अत्याचार किया और किसका साथ देकर भूल की। विवाह के 15 दिन सुख से गुजर गए। मेरी एक अच्छी नौकरी लग गई और मैं इसे अपनी किस्मत का वरदान मानने लगा। लेकिन जल्द ही मेरी यह खुशी धुंध बनकर बैठ गई जब मुझे पता चला कि कार्यालय में जहां मेरी नई नौकरी थी वहां आग लग गई और नौकरी चली गई। आरती का बर्ताव बहुत अजीब था। उसने साफ साफ कह दिया, आप जल्द से जल्द दूसरी नौकरी तलाश करें, वरना मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती। मेरे बहुत से खर्चे हैं।
जिन्हें आपको उठाना होगा। वह सुंदर थी और अपने रूप सौंदर्य का ख्याल रखना उसे ज़रूरी लगता था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत उदास हो गया था। ऐसे वक्त में मुझे सीमा की याद आई। माँ ने जब मुझसे कहा कि 15 दिन हो गए हैं और अब घर के खर्चे के पैसे भी ख़त्म होने लगे हैं, तब मैं फ़ौरन सीमा के पास गया और उसे सारी स्थिति बता दी। उसे यह सोचकर सुकून मिला कि मुश्किल वक्त में ही सही मैंने उसे याद तो किया, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मैं कितना स्वार्थी इंसान हूँ, जो सिर्फ अपने मतलब के वक्त ही उसे याद करता हूँ। उसने अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे दिए और कहा, इन्हें घर के राशन में खर्च कर लीजिएगा। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकी। उस वक्त मैं बहुत उदास था, इसलिए उसका धन्यवाद किया, उसके साथ थोड़ा समय बिताया और फिर घर आ गया। घर पहुंचा तो आरती ने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी। वह चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी, आप सीमा के पास से होकर आए हैं, यानी आप अभी भी अपने दिल में उसके लिए जगह रखते हैं। उसने कहा कि वह अब सीमा को और बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझसे उसे तलाक देने की मांग करने लगी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मैं सीमा के पास सिर्फ पैसे लेने गया था। उसने मेरी मदद की, तुम्हारी तरह मुझे धुतकार नहीं। उसने पैसे दिए और कहा कि जब भी ज़रूरत हो मुझसे ले लिया करो। मेरी यह बात सुनकर आरती चुप हो गई, लेकिन उसने एक और बात छेड़ी। उसने कहा, सीमा के पास पैसे कहाँ से आए? आपने उससे ये पूछा नहीं? वह सारा दिन अकेली रहती है, जाने क्या करती है, आखिर उसके पास पैसे कहाँ से आए? आरती की ये बात सुन मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने गुस्से में उससे कहा, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। मैंने 2 साल उसके साथ गुजारे हैं, वह ऐसी नहीं है। लेकिन आरती का ये पहला वार मेरे दिल पर गहरी चोट कर गया और ये बात आगे चलकर असर दिखाने लगी। ईश्वर की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन वेतन बहुत कम था। आरती के ताने अब शुरू हो गए थे और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार यही कहती, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, मुझे हाथ तंग रखने की आदत नहीं है। मेरा हाथ हमेशा खुला रहता था, लेकिन अब आपसे इसे तंग कर दिया है। जब मैं उसे समझाता कि तंगी में रहना सीखो, सीमा से कुछ सबक लो, तो वह और भड़क जाती। कभी कभी मुझे लगता कि मैंने आरती से विवाह करके गलती कर ली, लेकिन मैंने अपनी इस ग्लानि को छुपाना सीख लिया था। मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। दिन यूं ही गुजरने लगे और ज़िंदगी में जो पहले जैसी खुशी थी वह अब कहीं खो चुकी थी। ये सब मेरी ही गलतियों का नतीजा था। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं सीमा से मिलकर घर लौटा ही था कि आरती ने ज़ोर से शोर मचा दिया और मुझसे कहा, आप आज और अभी के अभी उसे तलाक दीजिए, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उसने मुझ पर इतना दबाव बनाया कि मैंने उसे यकीन दिला दिया कि मैं उसे किसी दिन तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री ही मेरे साथ जचती है। समय बीतने के साथ मेरी नौकरी में तरक्की हो गई। हालांकि पहले जैसे दिन तो नहीं रहे, यह हालात थोड़े बेहतर ज़रूर हो गए। एक दिन आरती बाजार से सामान खरीदने गई थी। जब वह वापस आई तो उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं फौरन उठकर सीमा के पास चला गया। सीमा मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मैं आप का ही इंतज़ार कर रही थी। आप इतने दिनों बाद आए हैं, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। लेकिन उसकी यह खुशी मेरे लिए उलझन बन गई। मैंने गुस्से में उससे पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा, जो कुछ तुम कर रही हो वह मुझे अच्छी तरह मालूम है। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की और कहा, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप क्यों मुझ पर ऐसा शक कर रहे हैं? लेकिन मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम अस्पताल क्यों गई थी? आरती ने तुम्हें वहाँ देखा था, तुम जांच क्यों करवा रही थी? आखिरकार चल क्या रहा है? तब उसने कहा, मैं उम्मीद से हूँ और ये बच्चा आपका है। मैं आपको ये खबर देना चाहती थी, लेकिन आपने कहा था कि कभी मेरे घर मत आना। आपने मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था। ऐसे में मैं आपको यह बात कैसे बताती? आज जब आप आए हैं तो मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। पर मैं उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मारे और कहा, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम अकेली रहती हो और ना जाने क्या क्या करती रही हो। इस बच्चे को मेरे खून से जोड़कर मिलावट करने की कोशिश मत करो।
मैंने उसे साफ साफ कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसी वक्त मैंने उसे छोड़ दिया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जाते हुए उसने जो कहा वह मेरे कानों में गूंजता रहा। जो कुछ आपने मेरे साथ किया है, आप इस पर एक दिन ज़रूर पछताओगे, लेकिन तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपने मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन मैं उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस वक्त मैं खुद को किसी देवता से कम नहीं समझ रहा था और अपनी अकड़ में डूबा हुआ था। घर पहुंचकर मैंने गर्व से आरती को बताया कि वह अवैध संतान को अपने पेट में पाल रही थी और मैंने उसे तलाक दे दिया है। यह सुनकर आरती खुशी से झूम उठी, मुझे गले लगाया और बोली, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। अगर तुम इसी तरह मेरी बात मानते रहोगे तो हमारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। आरती की बातों से मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी भर गई। मैंने उसके पिछले सारे बुरे रवैये भुला दिए और सीमा की सारी निष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सीमा की बददुआ मुझे लग चुकी है और मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। मेरी नौकरी के 4 साल पूरे होने पर मुझे प्रबंधक बना दिया गया। इस खुशी को आरती के साथ बांटने के लिए मैंने मिठाई खरीदी। मिठाई की दुकान पर पहुंचकर जैसे ही मैं मिठाई लेकर बाहर निकला, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मुझे कई फीट हवा में उछाल दिया और ज़मीन पर पटक दिया। मैं बुरी तरह घायल हो गया। मिठाई ज़मीन पर बिखर गई और मेरे खून में मिल गई। तब मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी बदलती है तो एक पल में सब कुछ ख़त्म हो सकता है। यह खबर आरती तक पहुंची तो वह देर तक रोती रही। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मेरा ऑपरेशन हुआ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ी। कर्ज लेकर मेरा ऑपरेशन कराया गया और मुझे घर लाया गया। माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी और परेशान थी। वे बार बार मेरा ख्याल रखने की कोशिश करती, लेकिन जो हकीकत थी वह हकीकत ही थी। मैं हमेशा के लिए अपने पैरों से वंचित हो गया था, अपाहिज हो गया था और चलने फिरने से असमर्थ था। डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि ये स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आगे ऑपरेशन करवाना सिर्फ पैसों की बर्बादी होगी। उन्होंने हमें सलाह दी कि मुझे घर ले जाए और इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी पहियों वाली कुर्सी पर ही बितानी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मुझे 7वें आसमान पर पहुंचाकर अचानक से नीचे धक्का दे दिया गया हो और मैं ज़मीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया हूँ। शुरुआत में आरती का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा ख्याल रखती, मेरे लिए आंसू बहाती, लेकिन एक अपाहिज इंसान के साथ कोई कब तक सहानुभूति दिखा सकता है, चाहे वह सगी बहन हो, सगा भाई हो या फिर पत्नी ही क्यों ना हो। संतान तो बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे सबने साथ छोड़ दिया। मेरी माँ अब भी मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन वह भी बूढ़ी हो चुकी थी और जल्दी थक जाती थी। ऐसे में आरती मेरी देखभाल करती, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे 3-4 महीने बीत गए और इन महीनों में आरती का सब्र जवाब देने लगा। एक दिन मैं सो रहा था, अचानक मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि आरती मेरे पास बैठी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। वह कह रही थी, अब इससे पीछा छुड़ाना ज़रूरी हो गया है। ये हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता है, ज़रा भी कोशिश नहीं करता, यहाँ तक कि इसके गंदे कपड़े भी मुझे धोने पड़ते हैं। इतने लंबे चौड़े आदमी को वॉशरूम ले जाना एक अलग परेशानी है, इसलिए मैं इससे तलाक लेने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। और तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तुम्हारा है। जाहिर है मेरे पति का तो नहीं हो सकता, वह तो अपाहिज हो चुका है और इस काबिल भी नहीं है कि मुझे संतान की खुशी दे सके, इसलिए मैं कल ही तलाक के लिए केस दायर कर रही हूँ। वैसे भी एक अपाहिज इंसान के साथ कोई कितना समय गुजार सकता है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर पर किसी ने छुरियां चला दी हो और मुझे हर जगह से घायल कर दिया हो। क्या कोई इस हद तक निष्ठुर हो सकता है? वह मेरे पलंग पर, मेरे ही घर में, मेरे पास बैठकर मेरे खिलाफ बातें कर रही थी और कह रही थी कि वह मुझसे तलाक लेना चाहती है। उसने कहा कि अब उसके लिए मेरे साथ रहना मुमकिन नहीं है। मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन एक मर्द होकर भी कुछ ना कर पाने की बेबसी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया।
उसने जो कहा वही ही करके दिखाया। उसने तलाक के लिए केस दायर कर दिया और फैसला 2-3 दिनों में ही उसके हक में आ गया। इस तरह वह बिना अलविदा कहे अपना सामान लेकर घर से चली गई। उसने वह सब कुछ भी नहीं छोड़ा जो मैंने उसे तोहफे में दिए थे। वह हमारे लिए यानी मेरी बूढ़ी माँ और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गई। मेरी माँ जो पहले ही उम्र और बीमारी से झुकी हुई थी, अब पूरी तरह से बेबस हो गई। मैं खुद भी लाचार था। जाते जाते उसने हम पर इतना एहसान किया कि एक नर्स का इंतज़ाम कर दिया और कहा कि वह कभी कभी उसके पैसे अदा कर दिया करेगी। उसने मेरे नाम पर एक बैंक अकाउंट भी खोल दिया जिसमें वह खर्च के लिए पैसे जमा करवा देती थी। उसकी इस भीख को स्वीकार करना मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर आग लगा दी हो। लेकिन मैं बिस्तर पर पड़ा बेबस और लाचार था, कुछ भी नहीं कर सकता था। इस दौरान जिसकी याद सबसे पहले मुझे आई वह सीमा थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने एक बेहद पवित्र और मासूम लड़की के साथ अन्याय किया था। उसे उस समय तलाक दे दिया जब वह उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह मेरी ही संतान को जन्म देने वाली थी। लेकिन उस वक्त मैंने आरती की बातों को सच मान लिया और हमेशा के लिए सीमा को छोड़ दिया। ये दुनिया कर्मों का फल है। मैंने जो कुछ सीमा के साथ किया वही सब आरती ने मेरे साथ किया। इंसान जो बोता है वही काटता है। आज मेरा डॉक्टर के पास चेकअप था और मेरा पुरुष नर्स मुझे डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ चेकअप के दौरान मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी जो हुबहू सीमा जैसी लग रही थी। मैंने जानने के लिए कहा कि क्या ये वाकई सीमा है। हल्की आवाज़ में सीमा पुकारा। उसने पलट कर देखा और तब मुझे यकीन हो गया कि ये सीमा ही थी। उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत बेटा था जो हूबहू मेरी शक्ल जैसा दिख रहा था। यह ख्याल आया कि हो ना हो ये मेरी ही बेटा हो सकता है। मेरे दिल में अचानक ख्याल लपका और मैंने नर्स से कहा कि वह इस लड़की को बुला लाए। नर्स जाकर उससे बातें कर आए। उसने मेरी ओर देखा और हैरानी के समंदर में डूब गई और छोटे छोटे कदमों से मेरे पास आई। मैं कुछ भी नहीं कह सका, बस शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली और दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने उससे कहा, तुमने ठीक कहा था, मैं ज़िंदगी में एक बार तुमसे ज़रूर मिलूँगा और उस वक्त सिर्फ पछतावा ही पछतावा होगा। आज ये बात सच साबित हो गई। उसके चेहरे पर अभी भी वह निशान था, लेकिन वह काफ़ी हल्का हो चुका था। वह पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, यानी वह निशान उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं डाल रहा था। उसने मुझसे कहा, तुमने वही काटा जो तुमने बोया। मैंने तुमसे हर मुमकिन हद तक निवाह करने की कोशिश की, लेकिन तुमने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? उसने जब यह सवाल किया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू थे। वह मुड़कर जाने लगी। मैंने पूछा, क्या यह मेरा बेटा है? उसने मेरी तरफ देखा और नहीं में सिर हिलाया। फिर कहा, जब तुमने मुझे तलाक दिया उस दौरान की गई ज्यादती की वजह से मेरी पहली संतान मेरे पेट में ही मर गई थी। यह मेरी दूसरी शादी से हुआ बच्चा है। अब कभी मुझे इस तरह आवाज़ मत देना। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे मेरे सब्र का सिला दिया है। मैं जहाँ कहीं भी हूँ खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी परीक्षा जल्द ख़त्म हो जाए। ये कहकर वह पलट गई और मैं उसे खुद से दूर जाते हुए देखता रहा। ज़िंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है और इंसान को उसका अंजाम इसी दुनिया में दिखा देती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अपने अंजाम के साथ व्हील चेयर पर बैठा उससे जाता देखता रहा और सोचता रहा कि बहुमूल्य रत्न परखने वाले को ही सोने की पहचान होती है। सीमा जैसे हीरे को बेहतरीन परखने वाला मिल गया, जबकि मैं खाली हाथ रह गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।